सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सभी छात्र स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत जिसका पाठ 15 नीलकंठ का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि एक दिन एक सांप इनके महादेव वर्मा के जंतु घर में घुस जाता है। सभी जीव जंतु इधर उधर भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, लेकिन एक खरगोश का बच्चा उसकी पकड़ में आ जाता है। लेकिन मोर यानी नीलकंठ जो इनका सेनापति था, उसके कान बहुत तेज थे। उसकी बिल्कुल धीरे धीरे की आवाज भी उसने सुन ली और झटपट एक झपट्टे में नीचे आ गया और उसने उस खरगोश के बच्चे को बचाया और उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए। यहां तक हम पहले पढ़ चुके थे। जब खरगोश का बच्चा मुख से निकला तो वह घायल हो गया था, इसलिए वह थोड़ा बेहोश जैसा पड़ा रहा। राधा यानी कि मोरनी, उसने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से, अपनी आवाज से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, यानी कि जब तक माली और घर के लोग पहुंचे तो नीलकंठ ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस शिशु खरगोश के पास गए और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अर्थात कार्तिकेय ने अपना जो वाहन है वो मोर को इसीलिए चुना कि वह उसके कान कितने तेज गति से सुनते हैं। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। वो बिना किसी को घायल नहीं करता। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जिनका जीवन ही क्रूर और कर्म। अर्थात जैसे बाज है, चील है, ये मांसाहारी है, अर्थात ये हिंसा करते रहते हैं, जानवरों को मारते रहते हैं, किसी को भी मारकर खा जाते हैं। लेकिन नीलकंठ उस श्रेणी में नहीं है, बिना मतलब के वह किसी को नहीं मारता। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। अर्थात नीलकंठ बहुत अच्छा नृत्य करता था, सबको बहुत आनंद देता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वैसे राधा भी नृत्य करती थी, लेकिन वो मोर जैसा नृत्य नहीं करती थी। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे
समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। अर्थात नीलकंठ को ऐसा लगा कि महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका को उसका नृत्य बहुत अच्छा लगता है। यही सोचकर वह अपने झूले से उतरकर नृत्य करने की भंगिमा में आ गया। तब से वह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय अभिभूत हो उठता था, आश्चर्यचकित होता था कि कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली कि ये तो बहुत सज्जन हैं, कि देखो हमको देखकर कितना अच्छा डांस करता है। जिस नकुली पेनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, यानी फल की बजाय उसे पुष्पित और पल्लवित यानी अंकुरित वो उसको ज्यादा अच्छे लगते थे। बसंत में जब आम वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीगर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे भार छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ऋतु होती है, अर्थात मोरों के लिए सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु होती है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट या पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। अर्थात वर्षा ऋतु में जरा सा मौसम होता, मोर बहुत आवाज करने लगते हैं, उनकी आवाज गूंजने लगती है। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ हो जाता है, यानी कि मोर बादल होते ही नाचने लग जाते हैं। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली उतनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता। अर्थात जितने जोर से बादल गरजते उतना तेज वो नीलकंठ अपना नृत्य करता और उसकी केका का स्वर भी उतना ही मंद से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से भी पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अर्थात मोर और मोरनी बरसात के दिनों में डांस करते, उनके पंख भीग जाते और उनको वो फिर एक एक पैर पे खड़े होकर सुखाते। कभी वह पानी की बूंदों को पीकर एक दूसरे की और इस प्रकार वो पंखों को सुखाने का प्रयास करते। शेष भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।